Hello students. So today we are going to start a second chapter from our history textbook of class 9, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ऑब्वियसली सोसाइटी की कंडीशन ऐसी थी जो कि मास को सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कि वहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है. देन ओनली पीपल रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. सो सिमिलरली रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी. यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर सोसाइटी कैसी थी जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एंड what were the ideas and theologies at that time which led to the Russian Revolution. So let's first read about the society in Europe. Society कैसी थी उसके बारे में पहले पढ़ते हैं. So at that time the society in Europe was divided, not actually divided, it was actually ruled by three parties or there were three ideas. उसमें क्या था, तीन आइडियाज़ ऐसे चल रहे थे या थ्री पार्टीज़ आप कहिए. लोग जो हैं वो इन तीन आइडियाज़ में बटे हुए थे. तो फर्स्ट वन वाज कॉल्ड एज लिबरल्स. इनकी ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे एक ऐसा नेशन, एक ऐसी कंट्री जो कि रिलीजन टॉलरेंस हो, जहाँ पे हर रिलीजन को जगह मिले. एंड दे वॉन्टेड एन एंड टू मोनार्की. वो मोनार्की भी ख़त्म करना चाहते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस दे वॉन्टेड अ वेल ट्रेंड जुडिशरी. उनको जुडिशरी भी एक बिल्कुल प्रॉपर चाहिए थी जो कि वेल ट्रेंड हो. एंड वेल ट्रेंड होने का मतलब ये है कि जो भी वो जजमेंट ले वो सबके लिए फेवर में हो, एंड इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल. जो भी रूल बने वो सभी सबके लिए इक्वल हों. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स दे वांटेड, इन ये चाहते थे, लिबरल्स ये चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं लोगों को राइट्स मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है. जिनके पास प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं को राइट्स मिले और उन्हीं को प्रिविलेज दिया जाए. फाइन. नेक्स्ट वे द रेडिकल्स. रेडिकल्स की सोच कैसी थी कि उनका बिलीव था, दे वांटेड अ नेशन विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि सभी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं. रेडिकल्स ये चाहते थे कि सभी को वोटिंग राइट्स मिले इंक्लूडिंग वुमेन, एंड दैट लेड टू वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट. वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट मीन्स वोटिंग राइट्स टू बी गिवन टू वुमेन. वोटिंग राइट्स वुमेन को भी मिले, दैट इज नोन एज वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट. नाउ third thing which they wanted was they wanted that the land owners should not be given property and privilege. जितने भी लैंड ओनर्स थे उनको कोई और प्रॉपर्टी ना दी जाए और उनको कुछ और एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना दिया जाए. ये थी रेडिकल्स की सोच. अब रेडिकल्स और लिबरल्स से हट के कंजर्वेटिव्स थी एक ग्रुप. इनकी सोच थी, ये क्या कहते थे, ये रेडिकल्स और लिबरल्स की पॉलिसीज़ को बिल्कुल अपोज करते थे, उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे. रेडिकल्स की कंजर्वेटिव्स की सोच क्या थी कि वो चेंज तो चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए, गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस हो, वो धीरे धीरे हो, वो अचानक से सब कुछ चेंज ना हो. सो दिस वे द ideas of the conservatives. Now what we have understood कि उस वक्त सोसाइटी कैसी थी यूरोप की. यूरोप की सोसाइटी तीन थिंकिंग में या तीन पार्ट्स में बटी हुई थी. पीपल वेयर, so a few of them they supported the liberals who wanted rights given only to men with property. religious tolerance चाहते थे वो, एंड मोनार्की एंड करना चाहते थे, जुडिशरी प्रॉपर चाहते थे. द अदर वे सेकेंड ग्रुप वर थी रेडिकल्स जो कि सभी के लिए इक्वल राइट्स चाहते थे, इक्वल वोटिंग राइट्स चाहते थे, एंड वो ये चाहते थे कि लैंड ओनर्स को और प्रॉपर्टी और प्रिविलेज नहीं दिए जाए. और इन दोनों को अपोज कर रहे थे हमारे कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स की सोच ये थी कि
चेंज तो आए सोसाइटी में, लेकिन वो स्लो, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक सर्टेन ईयर्स टू कम. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप पे. सो व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन यूरोप, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि सभी मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सबको उसने अपनी तरफ आकर्षित किया, अपने में समा लिया. तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स की तरफ उस तरफ भागने लग गए थे, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी के सभी. लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यूरोप में बहुत प्रॉब्लम हुई. इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ऐसा नहीं था कि लोगों की कंडीशन ठीक हो गई, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई. सो जैसे और क्या प्रॉब्लम हुई, वेजेस डिक्रीज हो गए. इंडस्ट्रियलाइजेशन आया मतलब ह्यूमन पावर को मशीन पावर ने कुछ हद तक रिप्लेस कर दिया. सो लोगों की जो लोग बहुत ज़्यादा थे एंड और लोग बहुत ही ज़्यादा थे एंड इतनी डिमांड नहीं थी, तो इसलिए वेजेस जो है वो बहुत ही कम थे, बहुत लो थे. दूसरी चीज़, वर्किंग आवर्स बढ़ गए लोगों के, उन्हें और ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी और उस वक्त में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. थर्ड थिंग, हाउसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हाउसिंग एंड सैनिटेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, टाउन्स में, सिटीज़ में ग्रो करने लगे, तो इसके वजह से हाउसिंग एंड सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन हो गया क्योंकि डिमांड कम था एंड लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए. सो the liberals and radicals came up with certain solution to this problem. Liberals and radicals ने सोचा कि हम इसके रिगार्डिंग हम इसके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे. एंड ये लिबरल्स और रेडिकल्स क्या थे, ये प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे. तो इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना इन लेबरर्स को, इन माइग्रेंट लेबरर्स को हम अपनी फैक्ट्रीज में जो वर्क दे दें, एम्प्लॉयमेंट दे दें, तो इनकी कंडीशन थोड़ी बेटर होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये भी चाहते थे कि इन लेबरर्स को एजुकेशन भी मिले एंड जो बाकी कैपिटल क्लास है, जो बाकी लोग हैं जिनके हाथों में मनी है, पावर है, वो भी कोऑपरेट करें, वो भी कहीं ना कहीं इन लेबरर्स को सपोर्ट करें, उनके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन दें वर्क करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. ये आइडिया जो था लिबरल्स और रेडिकल्स का, ये बहुत सारे अदर नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया. तो ऐसे ही एक नेशनलिस्ट थे ग्वेसेप मजीनी. सो मजीनी क्या थे, मजीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, वो इटली से बिलोंग करते थे और उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया एंड उन्होंने इटली में भी इस आइडिया को फैलाया थ्रू हिज राइटिंग्स. जो भी वो लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिया, पोइट्रीज कंपोज करी एंड वेरियस लाइक बुक्स, नॉवेल्स वगैरह उन्होंने लिखे. सो थ्रू हिज राइटिंग्स ही स्प्रेड दिस आइडिया इन इटली. नाउ सोशलिस्ट, हम अभी सोशलिस्ट नेशनलिस्ट की बात कर रहे थे. सोशलिस्ट वो पीपल थे जो कि सोसाइटी में चेंज चाहते थे, जो कि चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के द्वारा रन हो. सो हर सोशलिस्ट का अपना एक विजन था, अपनी एक सोच थी, वो अपने तरीके से हर कोई सोचता था. तो ऐसे ही कुछ सोशलिस्ट थे उस वक्त. फर्स्ट थे रॉबर्ट ओवन. He survived from 1771 to 1858 and Robert Owen क्या चाहते थे, he wanted to build a cooperative society, cooperative community called New Harmony in Indiana. तो वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे जो कि न्यू हार्मनी के नाम से इंडियाना में जानी जाती थी. लेकिन दूसरी तरफ लुइस ब्लैंक थे, वो क्या चाहते थे कि नहीं, हम क्यों फॉर्म करें ये कोऑपरेटिव. वो ये चाहते थे कि
ये कोऑपरेटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, वो पीपल ना फॉर्म करे, वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। सो ओके, कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं एक्चुअली? कोऑपरेटिव एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए, वो मिल गए एंड टुगेदर दे वर्क, साथ में मिलके वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जो भी प्रॉफिट आता है वो आपस में अपने वर्क के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने जो भी वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उनका प्रॉफिट मिल जाता है। एन एसोसिएशन ऑफ पीपल who produce goods and distribute profits according to the work done by the members. Fine. अब एक और सोशलिस्ट थे उस टाइम जो कि बहुत रिनाउंड थे, ही वॉज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी है, वो कैपिटलिस्ट है। जिन लोगों जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कैपिटलिस्ट जिनकी फैक्ट्रीज थी, ये ऐसे लोग थे जिनकी ये फैक्ट्रीज रन हो रही थी यूरोप में, मतलब उनके हाथ में पैसा था, उनके हाथ में पावर थी, उनके हाथ में ये फैक्ट्रीज थी जो वो रन कर रहे थे। एंड बाकी लोग क्या थे? वो लेबरर्स थे, वो वर्कर्स थे जो उनके लिए काम कर रहे थे एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो क्या है? वो कैपिटलिस्ट है। एंड ये कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? वो सारा प्रॉफिट ले लेते हैं। ये प्रॉफिट प्रोड्यूस कौन करता है? वो वर्कर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सामान को सप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, सारा काम वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट ले जा रहा है कौन? वो कैपिटलिस्ट, द फैक्ट्री ओनर्स ओनली। सो दे नीड, उसमें बहुत ज़रूरत है कि इन कैपिटलिस्ट को भगा दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए, ताकि सोसाइटी की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। एंड ये फैक्ट्रीज जो है वो कुछ लोग ना चला के इसे सोसाइटी चलाए, मतलब जो भी प्रॉफिट हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सोसाइटी में, इनके मेंबर्स में, इनके वर्कर्स में। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। फाइन, ओके। सोशलिस्ट का जो आइडिया था, दैट मीन्स सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट मिला है यूरोप में। सो बाय 1870s तक क्या हुआ कि आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में फैल गया। द सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, द सेकेंड इंटरनेशनल। सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर लिया था, द सेकेंड इंटरनेशनल। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने और क्या किया? ये सोशलिस्ट, द सेकेंड इंटरनेशनल क्या थी? ये एक इंटरनेशनल बॉडी थी, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं थी, सिर्फ ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही थी। फिर यूरोप के दूसरे पार्ट्स में क्या हो रहा था? इंग्लैंड और जर्मनी में भी लोगों ने, वर्कर्स ने एसोसिएशन फॉर्म कर लिया। एंड इन एसोसिएशन का एम क्या था? टू गेन वोटिंग राइट्स एंड टू रिड्यूस वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए जाए एंड वर्कर्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाए। ऐसे ही एक एसोसिएशन थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में। तो जो ये वर्कर एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे, उन लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ मिला लिया एंड उसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन विन करने में हेल्प किया। बट सिचुएशंस डिड नॉट इम्प्रूव मच। 1905 में लेबर पार्टी फॉर्म हुई ब्रिटेन में एंड सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी फ्रांस में। एंड टिल 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब तक सोशलिस्ट जो है वो यूरोप में अपना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। एंड यूरोप में गवर्नमेंट कौन रन कर रहा था? इट वॉज द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स की ही गवर्नमेंट 1914 तक रन हुई यूरोप में। सो after this, it is our main topic will start, which is the Russian Revolution, very important topic। क्या events हुए थे, क्या situation थी रशिया में जो कि which led to the Russian Revolution। So we will read everything about it in our next lecture. Thank you students and have a nice day.